तो आपने टाइम टेबल कैसे बनाया, पूरा रूटीन कैसे बनाया, जो आप सीरियस है वहाँ से बताऊंगा। जैसे मैंने सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैंने मॉक दिया, तो तब मुझे इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। 50 से 30, 32 इतने ही मेरे मार्क्स आते थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जब स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट दिया, एक बार फ्लो बन गया था मेरा। मैथ्स में भी लाइक 50/50 आ रहे थे, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी। जीके में मेरे काफी कम आते थे। मैं 1 डेढ़ साल 1 साल मैंने अप्रोक्स फोन नहीं चलाया, फोन रखा ही नहीं अपने पास। स्टार्टिंग में जब मार्क्स बढ़ते हैं ना तो लगता है कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट एक टाइम आता है जैसे मान लो 120, 140 एक स्कोर ऐसा है ये कि जहाँ पे आपके मार्क्स रुक ही जाएंगे, कि आपको लगेगा इतने कर रहा हूँ। अभी तक तो आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा था, 90 से इतने हो गए, लेकिन इसके बाद इम्प्रूवमेंट दिखता ही नहीं। मुझे ऐसे लगता है अगर हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 चीजें हमें ध्यान रखें। सबसे पहली चीज, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एसएससी फैक्ट्री पर। हम मानसी जी को लेकर आए हैं जो एएसओ हैं, एसएससी सीजीएल 2024 में इनका सिलेक्शन हुआ था। तो आज इनके साथ डिस्कस करेंगे इनकी जर्नी और इनकी स्ट्रेटजी। मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आप एंड तक देखना, क्योंकि इनकी जो जर्नी है बहुत ही मोटिवेशनल है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जो कि आपकी आने वाली तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। तो मानसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री। थैंक यू सो मच। मानसी, एक बार आप अपने बारे में बताइए ऑडियंस। मेरा नाम मानसी है एंड अभी मैं फिलहाल एएसओ सीएसएस जो एसएससी की पोस्ट है उस पे मैंने सिलेक्शन लिया सीजीएल के एग्जाम के थ्रू। तो फिर मुझे मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई थी, मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में एएसओ सीएसएस ही डाला कि क्योंकि एक स्टेबल जॉब है, दिल्ली पे ही रहेंगे आप, कहीं इधर उधर ट्रांसफर नहीं होगा, तो एक स्टेबल लाइफ के लिए मैंने फर्स्ट में इसको ही चीज किया था। एंड इसमें मेरी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके मानसी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आपका अगर फैमिली बैकग्राउंड आप बताना चाहो थोड़ा। मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में भी हल्द्वानी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। और मेरे पापा आर्मी से रिटायर है एंड मम्मी हाउस वाइफ है, भाई अभी कॉलेज ही कर रहा है। ओके, चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। आपकी पूरा प्रिपरेशन, जब आपको एसएससी के बारे में पता चला, राइट, कि कैसे क्या एसएससी में होता है, कौन सी पोस्ट है, तो ग्रेजुअली आपको धीरे से पता चला होगा कि एएसओ भी बनते हैं, इसमें इनकम एक्सपेक्टर बनते हैं। तो शुरू से थोड़ा बताओ एसएससी के बारे में, जब आपको पता चला तो कैसे सारा सेटअप करा आपने तैयारी का, राइट? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो शुरू करेंगे तैयारी, तो कैसे एक शुरुआती है एस्पिरेंट के कन्फ्यूजन होते हैं कि अभी डिसाइड तो कर लिया कि एसएससी की तैयारी करनी है, बट कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है। तो शुरुआती फेज के बारे में थोड़ा बताओ, 5-6 महीने का जो फेज था। स्टार्टिंग में एफकेट और मैं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए पढ़ती थी। एफकेट में बेसिकली मेरा रिटर्न क्लियर हो जाता था, बट इंटरव्यू में दिक्कत आती थी मुझे। एंड मैंने आईबीपीएस पीओ का मेंस दिया था तब, जब एसएससी में 35,000 प्लस वैकेंसीज आई थी, तब मुझे एसएससी के बारे में थोड़ा ज्यादा पता, पहले मुझे पता था उसके बारे में बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो काफी टाइम से ये टाइमली एग्जाम भी करवा रहा है, वैकेंसीज भी अच्छी आ रही है, तो मुझे लगा कि एक बार देख लेती हूँ, कंपैरिजन कर लेती हूँ बैंकिंग और एसएससी के सिलेबस में। तो मुझे ये पता चला कि एसएससी का सिलेबस बैंकिंग से बहुत ज्यादा वास्ट है। तो फिर मैंने एक बार उसका मॉक देख के देखा कि कैसा है पहले, क्योंकि मैं एकदम स्विच करने से पहले हमको सोचना पड़ता है, तो मैंने एक बार मॉक दे के देखा। तो मुझे मैथ सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन ओके ओके लगा, क्योंकि बैंकिंग के कंपैरिजन की इंग्लिश थोड़ी इजी लेवल पे होती है, मैथ्स के क्वेश्चन में थोड़े इजी लेवल पे है, बस वही सिलेबस वास्ट है। जीके में मुझे काफी दिक्कत आने वाली थी, क्योंकि जीके का सिलेबस बैंक और एसएससी का डिफरेंट था, तो मैंने सोचा मैं स्विच करती हूँ। तब जाके मैंने एसएससी के बारे में पढ़ा और कि कैसे गया है सिलेबस पूरा कंप्लीट, देखा कि सबका सिलेबस कितना है, क्या क्या डिफरेंट, क्योंकि जैसे बैंकिंग में हमारी अर्थमेटिक आती है, एडवांस नहीं आती है, लेकिन एसएससी जो सीजीएल में है उसमें एडवांस भी आ जाती है। तो मैंने सब रिसर्च करी, फिर मैं एसएससी में स्विच हूँ। बैंकिंग का थोड़ा डिफिकल्ट है, करेक्ट? हाँ, डिफिकल्ट है, सिलेबस कम है बस। अगर आपकी मैं स्कूलिंग की बात करूं कि किस तरीके के आप स्टूडेंट थे, राइट? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना, उन पे परसेप्शन बना हुआ है कि ये बहुत इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या तो सीजीएल या अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो आप किस तरीके के स्टूडेंट थे? मैं मैं बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी, एवरेज स्टूडेंट थी, कभी कभी कह सकते हैं बिलो एवरेज भी थी। 10th तक तो ठीक है, 10th में मेरा 8 सीजी पे आया था, तो 8 सीजी पे मतलब 76% अराउंड देखता था। और 12th में तो कम हो गया था, 12th में 69 पॉइंट कुछ परसेंटेज था मेरा, काफी कम था। बट वही कि मैं तब इतनी ज्यादा सीरियस नहीं थी और तब बहुत लाइटली लेती थी चीजों को, और मुझे लगता नहीं कि इसके लिए बहुत ब्राइट स्टूडेंट होने की जरूरत है। क्योंकि अभी जैसे मैं अभी अपनी ट्रेनिंग टाइम करूँ तो वहां पे मैंने देखा काफी बच्चे, कोई कोई तो वहां पे आईआईटी से आए हैं बहुत कम, लेकिन मोस्टली लोग जो कर रहे हैं एवरेज ही या बिलो एवरेज ही होते हैं, क्योंकि बाद में उनको रियलाइज होता है कि अब कुछ करना है। तो आप बाद में अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो सिर्फ वही मैटर करता है, पहले जो जो कि अब कुछ मैटर नहीं करता, 2-3 साल अच्छे से दे दो बस।
तो जो बच्चे एवरेज हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है कि मोस्टली बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं वो एवरेज ही होता है। तो इस बात को सुनकर उनको मोटिवेशन आना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट कि मैं अगर अच्छा स्कूल नहीं हुआ पर अच्छा कॉलेज नहीं हुआ, राइट। ओके, अगर जैसे मैं अब बात करूँ कि सीजीएल के लिए आप सीरियस हो, राइट, कि अब मुझे सीजीएल की तैयारी करनी है, तो फिर जब सीजीएल के लिए आप तैयारी करने बैठे तो वो एक फेज होता है कि अब मुझे टेबल पे जाके 8 घंटे 10 घंटे सीजीएल के लिए पढ़ना है। तो उससे पहले आपको एक स्ट्रेटजी बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है कि किस तरीके से पूरा हम डिवाइड करेंगे, उसमें 4 सब्जेक्ट है, मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़ना है। तो ओवरऑल हम आपकी स्ट्रेटजी को समझते हैं। तो आपने टाइम टेबल कैसे बनाया, पूरा रूटीन कैसे बनाया, जो आप सीरियस है वहां से बताऊंगा। तो जब मैं बैंकिंग की एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ तब से ही थोड़ा बहुत मेरा टाइम टेबल सेट। लेकिन जब मैं एसएससी में स्विच हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में हम सब कभी इधर का सुनते हैं उधर का सुनते हैं, एक चीज डिसाइड नहीं कर पाते। तो मेरा था कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ, क्योंकि जितनी भी मैंने इंटरव्यूज देखे या कुछ भी देखे उनमें लोग सबसे पहले कह थे सिलेबस कंप्लीट करो, बाकी चीजें फिर है। 70 to 80 सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मॉक देना, ये बेसिक चीजें जो सब बोलते हैं। तो मैंने सोचा सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर। मैंने अपना मैथ्स सबको डिफरेंट टाइम अलॉट कर दिया कि मैथ्स के लिए मुझे 2 घंटे दे दें, इसको 2 घंटे। मैंने सबसे ज्यादा टाइम दिया था जीके को, क्योंकि मेरी जीके थोड़ा वीक थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था हिस्ट्री ज्योग्राफी से, बैंकिंग में था नहीं। मैथ्स मेरे उसके कंपैरिजन में अर्थमेटिक में स्ट्रॉन्ग, रीजनिंग में अच्छा था, इंग्लिश भी ओके ओके कर। तो पर मैं पढ़ती सब थी, स्टार्टिंग में मैं सब पढ़ रही थी। फिर धीरे धीरे फिर मैंने मॉक दिए, तो मेरा टाइम टेबल बना। क्योंकि स्टार्टिंग मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है नहीं हो रहा। बट ये था कि मैंने सिलेबस कंप्लीट करा, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लग जाता है, 6-7 महीने तो लग ही जाते हैं सिलेबस कंप्लीट करने में। अगर सब्जेक्ट वाइज हम लेके चलते हैं तो मैथ के बारे में थोड़ा बताओ कि तैयारी शुरू आप जब कर रहे थे उससे पहले कैसा मैथ था आपका, फिर आपने ग्रेजुअली कैसे स्ट्रेटजी बनाई और कैसे इतना अच्छा स्कोर करा। मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स था। पहले से मेरी मैथ्स थोड़ी सही थी। तो फिर लेकिन पर मुझे दिक्कत आई, क्योंकि मेरे जो मेथड्स थे बहुत लॉन्ग थे। जैसे स्कूल टाइम में भी हमारे जो मेथड्स होते हैं वो हम इसमें अप्लाई नहीं करते ना, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स होती है कुछ कुछ। स्टार्टिंग में मैं कभी इन टीचर को देखती थी, कभी उन टीचर को, कि शॉर्ट ट्रिक्स सर्च करती रहती थी। बट धीरे धीरे मैंने जब एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ना शुरू करा, लाइक एक एक चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर दी गई, तो डिफरेंट था चीजें। और मैथ्स मेरी काफी अच्छे से इम्प्रूव हुई। लाइक मैं मेरे स्टार्टिंग में 50 से 30 इतने तो आने लग गए थे, लेकिन बाद में जब मैंने सिलेबस कंप्लीट करा लास्ट तक मेरे मैथ्स में 50 आउट ऑफ 48 कब भी आ जाते। उसमें मुझे होता था कि एक क्वेश्चन गलत कैसे हुआ, 50/50 मैथ्स में मेरे आ जाते। टीचर्स तो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, उसको फॉलो कर लो। जैसे गगन सर भी, कोई बार मुझे कोई कहता है उनकी वीडियोस काफी ज्यादा हैं, तो सबका अपना अपना है, जिसको जैसे पढ़ना है। एक टीचर सेलेक्ट करो, उससे बस सिलेबस कंप्लीट करो। फर्स्ट स्टेप तो यही है। फिर जब आप मॉक दोगे धीरे धीरे तब इम्प्रूवमेंट दिखता है। जैसे मैंने सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैंने मॉक दिया, तो तब मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। 50 से 30 32 इतने ही मेरे मार्क्स आते हैं। बट फिर मैंने देखा ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, मैंने उसको देखा। जैसे मान लो कोई मेरा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन, तो मेरा गलत हुआ, बट मैंने कर रहा था सिलेबस में। मैं वापस उसमें देखी, मैंने क्या कॉपी में अपने नोट्स बना लिए थे, मैंने प्रॉपर बनाया, लाइक फॉर्मूले सब कुछ लिखा था। बट मेरा ये था कि पहले स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, क्वेश्चंस भी उतारती, बट बाद में कभी उन क्वेश्चंस तो हम देखते नहीं है। जैसे एक चैप्टर है उसके मैंने 50 क्वेश्चन उतार दिए, मैं उनको कभी नहीं देखी। तो फिर मैंने वो चीज चेंज करी, 1-2 चैप्टर के बाद ही मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखे, और अगर मुझे कोई लग रहा है उसका बेस एक क्वेश्चन, इससे ज्यादा मैं नहीं लिखती ताकि बाद में मैं रिवाइज करूँ। तो मेरा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम करो तो मैं वापस अपने नोट्स पे आती कि अच्छा ये वाले में क्या गड़बड़ हुई है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक को धीरे धीरे करके पुट। वो नोट्स लेंदी नहीं है। हाँ लेंदी, क्योंकि हम दिन बाद में पढ़ ही नहीं पाएंगे होंगे। ओके, अभी ना मैथ में क्या है, कैलकुलेशन की बात आती है, क्योंकि सारा गेम तो कैलकुलेशन का है। अभी जितना जल्दी जो कर रहा है, आपको टाइमिंग का भी बहुत मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो लिमिटेड टाइम है आपके पास, राइट। तो भी सवाल अगर किसी को कोई मिल रहा है तो वो कर तो दे रहा है, लेकिन 2 मिनट किसी को 3 मिनट लग रहा है। वहीं जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है वो 20 सेकेंड या फिर आधा मिनट में 30 सेकेंड में कर पा रहा है। तो कैलकुलेशन के लिए आपने क्या करा, शुरुआत में आपका सिलेबस हो गया कंप्लीट और आप अच्छे से कर पा रहे हो, बट वो फास्ट नहीं कर पा रहे हो, राइट। कैलकुलेशन स्पीड इतनी अच्छी है, तो कैलकुलेशन स्पीड होस्ट करने के लिए क्या क्या प्रैक्टिस सकती है। कैलकुलेशन स्पीड बूस्ट करने के लिए बेसिक चीजें तो यही होती है कि 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। कभी कभी 50 तक आ जाते हैं, बट फिर ट्रिक से पता चल जाते हैं 50 तक के में स्क्वायर्स हो गए, क्यूब 20 तक के सफिशिएंट है। टेबल से याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, 18 से इंटू करना है, अब हम 8 से 1 से कर नहीं सकते, तो 20 तक तो मिनिमम मुझे लगता है केवल याद होनी चाहिए। और मुझे लगता है कैलकुलेशन में एक चीज परसेंटेज रेशियो, कुछ ये चैप्टर्स अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग कर ले कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। जैसे मैं स्टार्टिंग में करती थी
कि 1/2 50%, 1/3 33.33। तो मुझे ये याद नहीं रहती स्टार्टिंग में, क्योंकि सबको डिफिकल्टी होती है। तो जैसे ही मुझे पूछा 25% ऑफ 50, अब मैं इसको खुद वैसे नहीं कर पाती। 25%, 25 या अपॉन 100 इंटू 50 मैं प्रॉपर ऐसे सॉल्व करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे, क्योंकि मुझे अपने को इम्प्रूव भी करना था, तो याद कर लिया मैंने 25% मतलब 1/4, मैं सीधे 1/4 लिखती थी। स्टार्टिंग में तो सोचना पड़ता है ना कि हाँ 25 मतलब क्या था, 1/4, उसमें टाइम लग गया। लेकिन वो क्या करेगा, तुम्हारा इवेंचुअली टाइम डिक्रीज ही करेगा, कि एक पॉइंट ऐसा आ जाता है 25 देख के 1/4 सीधे आता है। तो इनके साथ साथ ही हमारी, जैसे हम परसेंटेज कर रहे हैं, उसी टाइम पे हमारी कैलकुलेशन इंप्रूव हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम अलग से पढ़ रहे हैं, स्क्वायर क्यूब कर ली, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो साथ साथ हमें इंप्रूव करना है कैलकुलेशन, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अभी इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश किस तरीके से आपने तैयार करा, और इंग्लिश आपकी कैसी थी जब आप तैयारी शुरू करा, या फिर स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में कैसे थे? इंग्लिश मुझे ऐसा लगता था मेरी काफी सही है, बट जब ग्रामर की बात आती है, वोकैब की बात आती है, तो मुझे बाद में जब मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मुझे ऐसा लगा सही हमें लगता है क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़े, हमें लगता है हमारी इंग्लिश बेटर होगी। नहीं, स्टार्ट बहुत दिक्कत आई थी इंग्लिश में तो मुझे स्टार्टिंग में। वही है कि मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट करा, आप किसी से भी सिलेबस कंप्लीट कर लो एक बार, वोकैब में दिक्कत आती थी, वोकैब याद ही नहीं होती थी, बहुत बहुत डिफिकल्टी होती थी। फिर बाद में उसको मैंने सही करा, तो धीरे धीरे स्कोर फिर बढ़ा। तो आपने बोला कि वोकैब याद करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कैसे वोकैब कॉप अप कैसे करा आपने, कैसे फिर उसका रूटीन बनाया, कैसे आप लर्न करते थे? स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि मैं स्टार्टिंग में कर रही हूँ तो मैं 20 याद करूंगी, बाद में मैं 50 कर लूंगी, लेकिन स्टार्टिंग में मैं 20 याद करूंगी। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले ये ब्लैक बुक जो हर सीचेल एस्पिरेंट के पास होती है, मैं उससे पढ़ना शुरू करा। उसमें टॉप 200 सिनोनिम्स होता है, मैं वो पढ़ती थी। मैंने काफी 1 महीने तक मैंने इसको फॉलो करा कि वो पढ़ा, फिर नेक्स्ट वाले में गई, मैंने एंटोनिम पढ़े, ये सब चीजें कर रही थी। लेकिन मैं देखती थी कि मैं भूल जा रही हूँ आसान चीजें, क्योंकि एक रिविजन भी चाहिए, रिवाइज करने के बाद भी कुछ चीजें होती नहीं हो पाता बहुत। मैं वो कैब के लिए मैं काफी परेशान है। मुझे मेरे फ्रेंड ने एक बैच भी सजेस्ट करा था, वो कैब का समुद्र मंथन बैच। वो क्या बैच भी होते हैं? वो कैब का एक बैच है, समुद्र मंथन बैच, रानी मैम का है वो। तो मैं मुझे किसी ने सजेस्ट करा, उसके पास था उसका सब्सक्रिप्शन, मैंने उसने कहा कि एक बार देख ले क्लास, क्या पता तुझे हेल्प कुछ है। तो फिर मैंने देखा, तो मुझे उसमें ये चीज सही लगी कि मैम ट्रिक से याद करा देती वो क्या, कि एक वर्ड लिया, उसके सारे सिनोनिम और एंटोनिम लिखे और वो ट्रिक से याद करा देंगे। जैसे डेलीजेंट, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो जैसे मैम ने करा डेलीजेंट, मैम ने कहा उसको डेलीजेंट एजेंट पढ़ लो, कि डेली की जो एजेंट होता है हार्ड वर्किंग होता है। फिर अब ये तो माइंड में मेरा छप गया कि हाँ डेलीजेंट इसको ब्रेक करके करना है। तो मुझे थोड़ा उससे भी हेल्प मिली, उससे काफी हेल्प मिली, मतलब कि ट्रिक से याद हो जा रहे थे, बस एक बार रिवाइज तो करना ही पड़ेगा हमें। तो उससे हेल्प मिली। बाद में तो मेरा ऐसा हो गया था कि मैं बैच कंप्लीट नहीं भी करती तो मैं अपनी ट्रिक खुद बना सकती थी। एक बार आइडिया आ जाता है कि अच्छा इस वर्ड को ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो बाद में माइंडसेट वैसा हुआ। हाँ, फिर मुझे ट्रिक से याद होने लग गए। और उसके बाद एक टाइम ऐसा था कि ट्रिक की भी जरूरत नहीं, फिर याद होने लगे। बट स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत आई थी, तो मैंने वही ट्रिक विक का ये सहारा लिया और मैंने फिर उससे करा। आप रीडिंग भी करते थे? हाँ, रीडिंग में करती थी। स्टार्टिंग में मैं हिंदू एडिटोरियल ये सब चीजें पढ़ती थी, बट मुझे इतना इम्प्रूवमेंट दिखता नहीं था। एक रीडिंग के लिए एक वो है, डेली एडिटोरियल डालते हैं, इंग्लिश माध्यम शायद टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें वो क्या करते हैं, डेली एडिटोरियल डालते हैं और उस पे बेस 25 क्वेश्चन करवाते हैं। उस पे बेस क्वेश्चन भी हो सकते हैं और क्लोज टेस्ट ये भी होते हैं उसमें। तो फिर बाद में मैंने उस पर स्विच कर लिया था, क्योंकि न्यूज़पेपर से इतनी हेल्प नहीं मिली, वो ज्यादा बेटर लगा मुझे इंग्लिश माध्यम का जी। चलिए अभी जीके जीएस की बात कर लेते हैं फटाफट। जीके जीएस से आपने शुरुआत करी थी और बहुत ज़्यादा टाइम भी दिया सब आता, तो कैसे करा जीके जीएस? स्टार्टिंग में तो मैं जीके जीएस कभी यहाँ से पढ़ रही थी, कभी वहां से, फिर यूसेंट से पढ़ने लगी। फिर बाद में पता चला परमार सर के बारे में। स्टार्टिंग में मैं सब्जेक्ट कैसे पढ़ी, फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट करा जब परमार सर से मुझे पता चला। तो मैंने जब स्टार्ट करा तो फिर परमार सर से काफी हेल्प हुई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे जितने भी बच्चे आए, सबसे पूछोगे आप जीके परमार सर से, सब मोस्टली ने परमार सर से ही पढ़ी है। तो मेरे को जीके में काफी फायदा हुआ परमार सर से। जीके के नोट्स वगैरह ये सब सब सर अवेलेबल कराते हैं, खुद से बनाने पड़ते हैं? नहीं, मैं खुद से बनाती थी, बट सर अपने नोट्स भी देते थे। स्टार्टिंग में तो मैंने निकाले नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है टाइम बचाने के लिए सर की नोट्स की बुक ले लो या कुछ भी, अगर खुद के नहीं बनाने, अगर खुद के बनाने, क्योंकि किसी को आदत होती है ना लिख के खुद के बनाने नोट्स, तो वैसे भी कर सकते हैं, ये बुक भी आती है। तो फिर उसको रिवाइज, मल्टीपल रिविजन जरूरी है जीके में भी और इंग्लिश में भी, सब सब्जेक्ट में रिविजन तो मस्ट है। ओके, अभी मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा और बताओ। मॉक टेस्ट की क्या स्थिति है? मॉक टेस्ट मुझे ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी। मैं ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जब स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट दिया, एक बार फ्लो बन गया था मेरा। मैथ्स में भी लाइक 50/50 आ रहे थे, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी। जीके में मेरे काफी कम आते थे,
तो मैंने एक गड़बड़ करी कि मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया, कि मैंने कहा सब में तो सही है, जीके के इम्प्रूव करके। तो मैंने क्या करा, सिर्फ मैं जीके पढ़ती थी, सुबह से शाम तक मैं मोस्टली जीके पढ़ती थी, रिवीजन भी नहीं मैथ्स का, क्योंकि वो तो मेरा ऑलरेडी स्ट्रांग हो गया था मेरे से जो। तो मैंने सिर्फ जीके जीके पढ़ना शुरू करा, और जीके में जब सिलेबस बहुत है, टाइम लग गया। फिर जब मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया तो मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ पहले अटेम्प्ट। क्यों? और मेरे को लगा था कि मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, 50/50 आ रहे, बट मेरे उसमें आए 31 या 32, कुछ ऐसे मार्क्स आ रहे। तो मैं बहुत शॉक थी उस टाइम, क्योंकि मेरे मैथ्स में आ रही थी, रीजनिंग में भी इवन कम आई, इंग्लिश में भी, वो इसीलिए क्योंकि मैंने मॉक नहीं दी। क्योंकि मुझे लगा अब तो आने लगे मार्क्स, सिर्फ जीके में इम्प्रूव कर लेती हूँ। बट उसके बाद मुझे ये गलती रियलाइज हो गई थी। सेकंड अटेम्प्ट में मैं प्रॉपर रेडी थी, लेकिन मैंने उससे पहले 200-300 बहुत सारे मॉक दे, और पेपर के टाइम पे तो मैं कभी कभी 2 मॉक टेस्ट भी लगाती थी, वरना डेली एक तो लगाना ही है। तो मुझे लगता है मुझको इम्पोर्टेंट। Okay, एक चीज और जो सभी स्टूडेंट के साथ होती है, आई थिंक आपके साथ भी हुई होगी, कि जब तैयारी कर रहे होते हैं तो शुरुआत में मार्क्स एकदम से इंक्रीज होते हैं, कि आपके 50 आ रहे हैं, जैसे हम प्री के मॉक की बात करें तो आपके 60-70 आ रहे हैं, पर एक टाइम पे एक पॉइंट पे जाके वो स्टक हो जाते हैं, 120 उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कम हो जाते हैं, कभी कभी बढ़ जाते हैं, मतलब एक पॉइंट लेवल से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तब उस टाइम पे क्या करा आपने? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर अब स्कोर ही नहीं बढ़ रहा, सब कुछ पढ़ लिया, सब सिलेबस भी कर लिया, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा आपके साथ ही हुआ? हाँ, इसमें बहुत दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में जब मार्क्स बढ़ते हैं ना, तो लगता है कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट एक टाइम आता है, जैसे मान लो 120, 140 एक स्कोर ऐसा है ये, कि जहाँ पे आपके मार्क्स रुक ही जाएंगे, कि आपको लगेगा इतने कर रहा हूँ, अभी तक तो आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा था, 90 से इतने हो गए, लेकिन इसके बाद इम्प्रूवमेंट दिखता ही नहीं। तो उसमें क्या कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इम्प्रूवमेंट इससे होता है कि हम रिवाइज करते रह रहे हैं साथ साथ जो आ रहा है। लेकिन जब आपके स्कोर रुक गए 120, 140, तो आप क्या कर सकते हो, मॉक का एनालिसिस प्रॉपर करते हैं। अब लोग क्या करते हैं, मॉक दे देते हैं, उसका एनालाइज नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एनालिसिस प्रॉपर करना चाहिए, जिसमें आपको बताती हूँ कि मैथ्स में मेरे मान लो 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये देखूंगी कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए। मैथ्स में मान लो मेरे 4 क्वेश्चन, ये सबके लिए अप्लाई होता है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए। मैथ्स में मेरे 4 क्वेश्चन गलत है, मैं देखूंगी किस टॉपिक से। सबसे पहले जैसे मान लो मेरा एक क्वेश्चन था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, मेरा गलत हो गया, तो मैं देखूंगी इसमें गलती क्या हुआ वैसे। मतलब क्या पता मुझे ये कॉन्सेप्ट ना आ रहा हो, तो मुझे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत। क्या पता मैंने कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम ले लिया उसका, किया कोई इसका शॉर्ट मेथड है, मैंने इसका पूरा वैल्यू पुटिंग से ना करके मैंने पूरा सॉल्व करके, तो मैं पहले सबसे पहले वो एनालाइज करूंगी, और मैं उसके 5-6 क्वेश्चन और करूंगी, ताकि मैं मेक श्योर कर दूं कि ये गलती मेरे और क्वेश्चन, मतलब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मेरा और कोई क्वेश्चन गलत था, कि यहाँ पे हमने 1 मार्क्स तो सिक्योर कर लिए, 2 मार्क्स हमने यहाँ से सिक्योर कर लिए। फिर मैं नेक्स्ट देखूंगी मैंने किस चीज में गलत करा। इंस्टॉलमेंट में मान लो मुझे फॉर्मूला नहीं पता था, या इन सेंटर का कोई क्वेश्चन है मुझे फॉर्मूला नहीं पता, तो मैं क्या करूंगी, उसको अच्छे से रिवाइज करूं, और नेक्स्ट टाइम जब मैं दूं, नहीं आया नेक्स्ट मॉक में, 10 मॉक बाद आ रहा है, लेकिन मेरा इन सेंटर का क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। तो हम अपने गलतियां एनालाइज कर सकते हैं। जैसे जीके में भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, मान लो 5 ईयर प्लान का मेरा गलत होगा, तो मैं क्या कर, मेरा मतलब 5 ईयर प्लान अच्छे से क्लियर हुआ नहीं, तो मैं वो उसको दोबारा से रिवाइज करूंगी। अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं उसको पढ़ूंगी। तो यहाँ पे ऐसे इंप्रूव होता है, जैसे आप एनालाइज करोगे, एनालिसिस इम्पोर्टेंट। एनालिसिस इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए अभी तो स्ट्रेटजी की बात होगी, अभी बात करते हैं कि आप तैयारी कैसे करते थे, मतलब घर पे तैयारी कर रहे थे, क्या लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा था, कैसे कर रहे थे तैयारी? मैं स्टार्टिंग में मैं घर पे कर रही थी, बट घर पे कभी कभी इधर उधर जाना हो जाता, तो फिर मैं लाइब्रेरी से, फिर लाइब्रेरी में प्रॉपर स्केड्यूल बनाया, वहाँ पे तैयारी करती थी, घर पे खाना खाने, ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती थी, फिर चली जाती थी वापस लाइब्रेरी। ट्यूशन भी पढ़ा देते हैं? तो थोड़ा रूटीन बताओ आपका, सुबह जैसे आप सब खड़े हुए, फिर आपका पूरा रात तक कैसे पूरा रूटीन रहता है? मैं सुबह मैं जल्दी उठ जाती थी, क्योंकि रात में मैं जल्दी सोती थी, तो सुबह मैं उठ जाती थी 5 बजे तक मान लो। तो उसके बाद मैं थोड़ा वॉक करके आती थी, थोड़ा मुझे माइंड अपना सही रखना था, मेडिटेशन ये सब चीजें कर ली। और मेरा ये था कि लाइब्रेरी हमारी 7 बजे खुल जाती, मुझे 7 बजे लाइब्रेरी पहुंच ही जाना है, एनी हाउ मुझे पहुंच जाना है। मैं लंच ले जाती थी, कभी कभी खराकी करती थी, तो फिर इतने बजे तक चली गई वहां पे। मैं सबसे पहले इवन पहुंच जाती थी वहां पे जाके। स्टार्टिंग में सुबह सुबह अपनी माइंड हमारा थोड़ा सही होता है, तो वो कैब रिवीजन का मैंने सुबह बनाती हूँ, जितना भी रिवाइज करना है मैंने टाइम सुबह रख लिया। फिर बाकी जितना भी मैंने मैथ्स को दिया है सबको वो करा। फिर दिन में मैं घर आई, मैं सुबह 7 बजे से आती थी, दिन में मैं 2-3 बजे के टाइम पे घर आती थी। फटाफट मैंने 5 मिनट में खाना खाया, ट्यूशन पढ़ाए, फिर 6-7 बजे फिर लाइब्रेरी जाती, फिर वहां से फिर रात को 9 बजे मैं घर आती थी प्रॉपर पढ़ के। और फिर घर आके भी मैं एक बार रिवाइज करती थी, फिर मैं प्रॉपर सोती थी। फिर नेक्स्ट डे सेम स्केड्यूल फॉलो करती थी, ऐसा नहीं कभी यहाँ घूमने चली गई वहां चली गई, मैं प्रॉपर पढ़ाई स्टेप अप है। हाँ कितने घंटे हो जाती थी ओवरऑल पढ़ाई आपकी? हाँ, हो जाती थी 10 घंटे तक तो ऐसा नहीं, ट्यूशन के बाद भी हो जाती थी। मतलब जैसे लोग कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता, टाइम मिलता है, इवन ट्यूशन के बाद भी मुझे मिल रहा है। कितने बच्चे वहां पे ऐसे होते थे, सुबह 7 बजे आते थे, रात को 9 बजे तक पढ़ते थे, 14 घंटे तो वो वहीं पे पढ़ रहे हैं, और 14 घंटे के बाद वो कहते थे बाकी हम घर जाके पढ़ते हैं।
बहुत सारे लोग हैं, किसी को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, किसी को कम, बट मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ती थी, बट जितना पढ़ती थी उतना अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटे बैठ रही हूँ पढ़, मैं आधे घंटे का रही, जितना पढ़ रहे हो उतना अच्छे से बैठो, या ब्रेक्स ले लो, 15 मिनट के वॉक कराओ, कुछ भी कर लो। पढ़ाई के अलावा क्या एक्टिविटी थी एज एस्पिरेंट? मैं वॉक करती थी, और थोड़ा बहुत शाम को कभी मम्मी के साथ मैं वॉक पे चली गई, मतलब मैं इसके अलावा बाकी कुछ नहीं करती थी, मेडिटेशन ये वो। और मैं फोन फोन नहीं चलाती, मैं फोन बिल्कुल साइड ही रख देती थी। मैं 1 1 साल मैंने अप्रोक्स फोन नहीं चलाया, फोन रखा ही नहीं अपने पास, क्योंकि व्हाट्सएप में भी और फ्रेंड्स लोग के भी कॉल आते हैं, यहाँ चल रहे हैं वहाँ चल रहे हैं, तो मैं फोन बिल्कुल मैंने कट ऑफ कर दिया था, और मैं लैपटॉप से क्लास। तो इंटरटेनमेंट के लिए भी तो कुछ तो होगा साधन आपके पास, मतलब जैसे होता है ना कि कोई मूवी देख रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, या फिर कुछ भी, कोई फनी मूवीज या फिर मतलब कॉमेडी शो हो गया, क्या इंटरटेनमेंट का वो जरिया क्या था आपका? जैसे हम ब्रेक लिया 15 मिनट का, उसमें फ्रेंड लोगों से बात कर ली, बाहर आने लाइब्रेरी में, तो वहां पे थोड़ा बहुत बात करी, घर पे आई, या संडे को कभी कहीं घूमने का प्लान हुआ तो वो चली जाती थी मैं, बट उसमें मेरा ऐसा था कि मैं जो मेरा ट्यूशन का टाइम है उसी में जाऊँ, ताकि मेरे स्केड्यूल खराब ना हो उससे। तो कभी कभी मैं चली जाती थी, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता था वैसे भी वीकेंड्स पे। आप इतने स्टिक होके पढ़ाई कर रहे हो, आप 8 घंटे 10 घंटे डेली पढ़ाई होती है, और एक मैराथन है, मतलब एक साल 2 साल, आप ओवरऑल कितना टाइम लग गया सिलेक्शन लेते कहते? 2 साल भी, अगर बैंकिंग का दिखे 2.5 साल तो लगी है। 2.5 साल ओवरऑल होता है ना, बहुत लंबा पीरियड होता है। तो कभी आपको डिमोटिवेशन भी फील हुआ कभी, ऐसा तैयारी करने के दौरान ऐसा होता है ना कि रात को पढ़ रहे हैं हम, और रात को ये बहुत ज़्यादा होता है, एक ओवर थिंकिंग होती है रात को कि पता नहीं 1 साल से पढ़ रहे हैं, क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, जो भी चीज़ें हैं, तो कभी कभी डिमोटिवेशन फील होता था आपको, तो कैसे आप उस चीज़ से मतलब बचते थे? मुझे ये तो सभी को होता है, मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग में ज्यादा होता था, बाकी जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू करा तो कम हुआ। इवन जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैं पूरी प्रिपेयर थी, क्योंकि मेरी मैथ्स जैसे मैंने आपको बताया सब कुछ सही हो गया था, बट मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ तब उस टाइम पे मुझे लगा कि कुछ तो कमी रह गई होगी, कि अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं बहुत ज्यादा उस टाइम पे, मेरे को बहुत बुरा लगा था, लाइक 2 3 दिन तक तो मैंने पढ़ा भी नहीं था कि ऐसे कैसे हो गया। बट फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैं यही सोचते रह जाऊंगी कैसा हुआ कैसा, बट मुझे क्या करना है, अपनी गलती इंप्रूव करनी है, कि कहाँ गलती रह गई वो देखना है। तो मैंने तब उस टाइम पे देखा कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दिया, ये गड़बड़ हो गया। बट होता है, डिमोटिवेटेड फील होता है, बट जब तुम आसपास देखते हो कि हाँ जॉब चाहिए, घर वाले हैं, सब कुछ है, तो उस टाइम पे फिर लगता है कि नहीं करना तो है। कभी कभी होता है, बट उससे हम जल्दी बाहर आ जाए तो बेटर है। उसी पे मतलब ऐसा ना हो कि हफ्तों तक उसी बारे में सोचना, नहीं ठीक है हो गया थोड़े टाइम, सबको होता है, लोग भी अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, बट उसको एक्सेप्ट करना है कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस चीज में, ठीक है होंगे जो। अच्छा, मोबाइल के बारे में आपने बताया, फोन के बारे में कि विदाउट फोन आप तैयारी कर रहे थे 1 साल तक, बट अभी बहुत सारे बच्चे ये सुन के सोचेंगे कि बिना फोन के कैसे तैयारी हो सकती है, क्योंकि आजकल तो सारा फोन पे ही है। अगर वो मतलब किसी क्लास ले रहे हैं या फिर कुछ पढ़ रहे हैं, टेलीग्राम हो गया, दुनिया भर की चीजें हैं, के तरीके हैं पढ़ने के, तो बिना फोन के कैसे तैयारी कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बच्चों ने इस बात को बहुत ऐसा बड़ा बना दिया है कि बिना फोन की तैयारी, झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, हमारे लाइब्रेरी में कितने बच्चे ऐसे थे जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, उनके पास फोन नहीं था, इवन कीपैड फोन था किसी किसी के पास, क्योंकि जो पढ़ रहा है उसे आसपास के डिस्ट्रैक्शन चाहिए नहीं। और कितने लोग जिनके पास फोन होगा भी, वो क्या करते हैं, लाइब्रेरी में फोन नहीं ले जाते क्या, सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है फोन यूज ना करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुम सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो फोन से तो तुम्हें दूर रहना पड़ेगा। वरना फोन में स्टार्टिंग में मैं नहीं रहती थी, कि कभी मेरे को लो फील होता था या कुछ ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, मैं क्या करती थी, रील्स देखने लग जाती। मेरा मेरा पर्पस ही ये था। कोई लोग अपने आप को अच्छे से रख लेते हैं कि लाइक नहीं चलाना फोन, उनका होता है, बट मैं चलाने लग जाती थी। तब मुझे अपना फोन भाई को देना पड़ा, उसका फोन खराब हो गया था, वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। उसका फोन खराब हो गया, मैंने कहा प्लीज मेरा ले, नया लेने की जरूरत नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं ये फोन, क्योंकि आधा टाइम मेरा इसमें वेस्ट हो रहा है। तो ये मेरे को सही लगा, तो उस टाइम पे मैंने बंद कर दिया। कोई मतलब ऐसा ज्यादा होता नहीं है दिक्कत को, चला कि स्टार्टिंग में होता है फिर ओके हो जाता है। और एज अ गर्ल कोई स्ट्रगल रहा हो आपकी जर्नी में? अभी क्या हमारा इंडिया में इतना तो प्रोग्रेसिव नहीं हुआ है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं पढ़ाई के, और पेरेंट्स का माइंडसेट भी है, बहुत सारे पेरेंट्स का वो लाइक ना पढ़ने नहीं दे रहा है, इतना आगे नहीं, मतलब उनके एक डर भी है कि लड़की दिल्ली जाएगी या फिर बाहर जाएगी, तो एक सिक्योरिटी वाला रीजन है। आपके साथ कुछ ऐसा एज अ गर्ल रहा हो? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सोसाइटी का होता है प्रेशर, कि जैसे आस पड़ोसी बोलते हैं अब तो इतनी एज हो गई है, अब तो 23 24 की होने वाली है, कोई बात नहीं चलो इसकी शादी करा देना, अगर नहीं भी निकला तो लड़की है क्या। तो लेकिन मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव थे, उन्हें था कि नहीं इसकी जब तक जॉब नहीं लगेगी हम ये सब सोचना नहीं है सब कुछ। लेकिन मैंने देखा है लाइब्रेरी में जहाँ मैं जाती थी,
कितनी लड़कियां सुबह का मैं सब करके आई हूँ, झाड़ू पोछा मैंने कंप्लीट कर लिया है, सुबह ब्रेकफास्ट बना लिया, फिर मैं आई हूँ उनका काफी रहता है कि घर वाले कह रहे हैं 1 साल है तेरे बस, इसमें नहीं निकला। मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज्यादा इस चीज का प्रेशर भी लेती। मैं थोड़ा फ्री माइंडेड थी क्योंकि मेरे घर वाले से मुझे सपोर्ट मिलता, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था, तो उनका भी काफी ये चीजें सोचने में टाइम जाता था। बट होता है आसपास का, पर मेरे फैमिली से मतलब मेरे घर मेरे नाना जी भी इवन कहते थे इसका निकल नहीं रहा है, कब से तैयारी कर रही है, सबको सुनना पड़ता है ये। तो मेरी मम्मी कहती थी कि मेरी मम्मी उनसे मेरे को बात नहीं करने देती। मेरी मम्मी कहती थी कि नहीं उसको कुछ मत बोलो, वो कर लेगी, हमें पता है, उसको मत बोलना आप कुछ। बस मेरे घर से सपोर्ट था, तो इस तरह से मैं कर पाई। चलिए अभी ना कुछ गलतियों की बात कर लेते हैं। ये तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे करना है, बट कुछ ऐसी चीजें जो नहीं करनी है स्टूडेंट को। अगर वो कर रहे हैं अपनी तैयारी में, तो उनकी तैयारी डबल या ट्रिपल टाइम ले सकती है, फिर हो सकता है कि सिलेक्शन ही ना हो। बहुत सारे बच्चों को नहीं होता सिलेक्शन, 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं और जॉब नहीं मिल पाती। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या गलतियां एस्पिरेंट कर रहे होते हैं, या फिर आपने फील करा हो कि अभी आप जब सोचते हो बैठ के, तो आप सोच रहे हो कि यार ये चीजें नहीं करती तो शायद मेरा पहला अटेम्प्ट में हो जाता या फिर जल्दी सिलेक्शन हो जाता। तो क्या नंबर ऑफ मिस्टेक्स एस्पिरेंट को नहीं करनी? मुझे ऐसे लगता है अगर हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो 2-3 चीजें हमें ध्यान रखें। सबसे पहली चीज कि लिमिटेड सोर्स फॉलो करना है। जैसे मैंने बहुत सारी बुक्स ले ली हैं, तो मैं सब नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 बुक्स लो, आप उन्हीं को पढ़ो। लिमिटेड रिसोर्स फॉलो, इन टीचर से भी पढ़ रहे हैं, इन टीचर से भी नहीं, इनका ये अच्छा नहीं, इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं, एक चीज एक सोर्स लो, उसको फॉलो करो। दूसरी चीज है रिविजन। रिविजन मल्टीपल टाइम रिविजन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी कुछ पढ़ा, 1 महीने बाद आपको वो नहीं पता होगा, तो आपको उसको उतना ही टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो फिर मुझे लगता है रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और अगर तीसरी चीज की बात करें, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, सबको एक टाइम देना है। ऐसा नहीं है आपकी एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे, सबको इक्वल टाइम देना है। जो आपका वीक उसको थोड़ा ज्यादा ले लो, लेकिन सबको साथ लेके चलना है, एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से निग्लेक्ट नहीं कर देना। मुझे ऐसा लगता है कि ये करना चाहिए। अगर जैसे नंबर ऑफ क्वालिटीज की बात करें कि एस्पिरेंट के अंदर क्या ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो मतलब वो शुरुआत को डेवलप कर लेता अपने अंदर, जैसे कि एक तो डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग, ये सारा कुछ। आपको क्या लगता है कि आपके लाइब्रेरी में बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका सिलेक्शन हुआ, और आज आप टैली में बैठे हो जाए कि ये सो, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी क्वालिटीज शुरुआत में ही डेवलप करनी चाहिए एस्पिरेंट्स को अपने अंदर, ताकि वो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाए? एक चीज तो है कंसिस्टेंसी। लोग थोड़े टाइम पढ़ते हैं, फिर 1-2 हफ्ते तक पढ़ेंगे नहीं। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। और दूसरा चीज डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। जैसे मैंने फोन के बारे में आपको बताया, कम चलाना है। बट लाइब्रेरी में भी लोग क्या करते हैं, आपस में 1-1 घंटा बैठे रहते हैं, बाहर बात कर रहे हैं, फिर दूसरे लोग आगे उनसे बात कर रहे हैं। नहीं, अगर आपकी लाइब्रेरी में ऐसा डिस्टर्ब हो रहा है तो आप चेंज कर लो बट आप क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन कम करना है। तो मुझे लगता है कुछ कुछ चीजें ये है। और हार्ड वर्किंग तो, जो अगर एसएससी की तैयारी मन बना लिया जिसने, हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अब नहीं करता। तो ओके, चलिए अगर लास्ट में कुछ आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया, फिर और चीज़ आप बताना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स को, या फिर मैं कुछ नहीं पूछ पा रहा हूँ, लास्ट में ओवरऑल आपकी क्या मैसेज होंगे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी आपको देख रहे हैं, और आपका भी चैनल है ना, वहाँ भी लगातार गाइड करते हो बच्चों को, मोटिवेशन दे रहे हो, तो आपसे मोटिवेशन ले रहे होंगे बच्चे, गाइड हो रहे होंगे, तो उनको भी, उनका भी सपना होगा कि दीदी की तरह मुझे भी ये सब बनना है। लास्ट में क्या मैसेज होंगे ओवरऑल स्टूडेंट? मैं ये कहना चाहूंगी कि आसपास के डिस्ट्रैक्शन से दूर ही रहें, और एक चीज लिमिटेड सोर्स को फॉलो करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरा सिलेक्शन होगा, बट सिलेक्शन तो इवेंचुअली हो ही जाता है। अभी आप बेसिकली अपने को इम्प्रूव करने में ज्यादा ध्यान, सिलेक्शन तो एंड रिजल्ट है, वो तो मिलेगा ही अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे। तो अभी फिलहाल बस कंसिस्टेंट रहे और कुछ इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दे, सिर्फ अच्छे से आप एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए, उसको फॉलो कीजिए, बाकी तो हो ही जाएगा सिलेक्शन पोजीशन। ओके वांसी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गुड लक। आई होप साथियों आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। जिस तरीके से मानसी ने अपनी जर्नी आप सभी लोगों के सामने रखी, स्ट्रेटजी बताई, तो ये आपके आने वाली तैयारी में बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है तो आपको तैयारी करते रहना है। यहाँ तक वीडियो लिंक, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।